नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके कंप्लीट रिविजन जो चल रही है, इस कंप्लीट रिविजन का आज डे 9 है और कंटिन्यूअस आपके एग्जाम तक जो है ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। आपकी रिविजन बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। तो आप सब भी हमारे साथ में ज्वाइन कर लीजिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को और क्लासेस के टाइमिंग को नोट कर लीजिए ताकि आप सभी क्लासेस से कंटिन्यू जुड़ पाएं। तो यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी बहुत सारी पेपर 1, पेपर 2 और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की वीडियोस जो हैं वो मिस हो सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। वेरी इंपॉर्टेंटली साथ ही साथ आप देखेंगे आप सभी के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी इंपॉर्टेंट कक्षा परीक्षा संबंधी जानकारियों से रूबरू हो सकते हैं। इसे आप स्कैन करके, सर्च करके और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेरी वार्म वेलकम, आप सभी का स्वागत है सभी का सेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको करवाया था कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस साल में पूछा गया है, उसी तरह से और आज मिलान वाले प्रश्नों को अधिकतम इसमें मैंने शामिल भी किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्वरूप आप सभी को इसके अंतर्गत दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप सभी की तो आज का इस सेशन का जो 2019 में दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ये प्रश्न आप सभी के सामने है कि कॉलरिज के अनुसार, ठीक है, कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कॉलरिज जिनका सिद्धांत है कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है कि कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आप सभी के हैं और फिर नीचे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी के सिद्धांत के अनुरूप जो है वो क्या स्वरूप आपको इसमें दिखाई दे रहा है, बताइए। इसके 15 क्वेश्चन हम अपने लास्ट वाले, इससे लास्ट जो सेशन हुआ इस बीच में 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई, तो उस स्वरूप में आपको ये आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रहे हैं। इसके बाद में आपकी कंटिन्यूअस रेगुलर होंगी आगे क्लासेस जो है। तो कॉलरिज के अनुरूप आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलरिज का कल्पना फैंटेसी का सिद्धांत ये कहता है कि कॉलरिज दार्शनिक चिंतन का परिणाम, कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉलरिज ने माना है कि कल्पना जो है वो जैसे हमारा दर्शन होता है, जैसे हमारी सोच होती है, उसी का परिणाम जो है वो इसमें आता है, ठीक है। इसलिए इसमें नहीं लिखा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, ठीक है। कार्यत्री और भाव्यत्री 2 प्रतिभाएं मानी गई हैं जैसे मोस्टली, तो कल्पना का जो स्वरूप है कॉलरिज ने कार्यत्री प्रतिभा के रूप में माना है। दूसरा, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, नहीं, मौलिकता भी है उसमें, ठीक है, केवल अनुकृति परक नहीं है, मौलिक है। फिर कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती, ठीक है, ये आपके कॉलरिज ने माना है कि भाई विज्ञान की तरह जो उसमें तर्क स्टेप बाय स्टेप वैसा होता है, तो कल्पना में ऐसा सीक्वेंस जो है वो इसमें नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ आपको सुमेलित करना है। पहली सूची है, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। फिर है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय।
तो वृद्ध याचक का है, युयुत्सु का है, धृतराष्ट्र का है, अश्वत्थामा का है और गांधारी का। कौन सा कथन किसका है, ये विकल्प में से आपको चयन करना है, बताइए। वेरी गुड। तो दिसंबर 2019 में ये पूछा गया, ये प्रश्न अंधा युग धर्मवीर भारती जी का गीति नाट्य है, ठीक है। ये रचना धर्मवीर भारती जी की गीति नाट्य के रूप में आती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कौन सा कथन जो है वो किसका है कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो ये कथन जो है वो है अश्वत्थामा का। ठीक है, अश्वत्थामा का ये कथन है। फिर देखिए, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। ठीक है, तो ये कथन है वृद्ध याचक का, वृद्ध याचक का ये कथन है। ठीक है, फिर अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, यह है युयुत्सु का कथन। और गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, तो गूंगे बोल नहीं सकते, इसका मतलब आज मेरी जय जयकार कौन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। तो ये बात कौन कह रहे हैं, धृतराष्ट्र। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कहानी इतिव्रत ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर, यानी कि स्थिति से दूसरी स्थिति बदलती है, अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में ये उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं, जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल और इलाचंद्र जोशी। जून 2019 में पूछा गया ये आपका प्रश्न। कहानी इतिव्रत ही तो है। तो कहानी के विषय में ये बात जो है वो जैनेन्द्र ने कही है, मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में। मनोवैज्ञानिक कथाकार में आपका उपन्यास कहानी दोनों स्वरूप ही आ जाते हैं, तो महत्वपूर्ण स्वरूप में आपके आते हैं आधुनिक उपन्यासकारों रचनाकारों में। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, पीसनहारी का कुआं, पर्दा, मनोवृत्ति और प्रतिध्वनि। प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है प्रेमचंद जी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी जो है वो प्रेमचंद जी की नहीं है, तो साफ साफ आपको पता भी चल रहा है, पर्दा और प्रतिध्वनि। ठीक है, पर्दा और प्रतिध्वनि जो है वो प्रेमचंद जी की नहीं है, बाकी 1 और 3 मनोवृत्ति और पीसनहारी इन्हीं की रचना। प्रतिध्वनि तो आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना आ जाती है आपकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया, यह कथन किस निबंध से लिया गया है, उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। 2018 में जब आपका पेपर ऑफलाइन था, इस बार भी आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो उस समय जुलाई में आपका ये पेपर हुआ था, तो उसमें से आपका ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से
और बर्बरता जब मनुष्य जो है वो आदिम प्रवृत्ति के स्वरूप में रहता था, ठीक है, तो वो बर्बरता का स्वरूप जो है इसमें देखने को मिलेगा। तब से लेकर के सभ्यता की पहली सीढ़ी अर्थात जब उसने सभ्यता सीखी तो युद्ध और नारी निबंध से जो है ये कथन लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति और प्रणयनी परिणय। बताइए क्या होगा सही आंसर। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें और आप सभी से अनुरोध है सेशन को आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में ज्वाइन कर पाएं और अपनी रिवीजन को बेहतर से बेहतरीन बना पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किस उपन्यास में, और उपन्यासकार कौन है इसके? आपके लाला श्रीनिवास दास जी, ठीक है, जिन्होंने मदन मोहन को केंद्र में करके और जो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण है उस अनुकरण को दिखाते हुए और अपने ही जो संगत है उसके कारण वो क्या करते हैं भाई, फंस जाते हैं और उनका मित्र जो है वो इनकी मदद करता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है? दांडायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण। 2017 का ये क्वेश्चन जनवरी 2017 के पेपर में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक में से किसका कथन है? देखिए उस समय पर आपका जो है वो तीन आप पेपर भी देख रहे हैं, ठीक है, पेपर 2 होता है, 2 और 3 जो है दोनों सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे। तो अब जैसे आपके टोटल 100 आते हैं ना, उस समय पर 75 और 50 75 का स्वरूप जो आपको देखने को मिलता है। 75 75 150 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये चाणक्य का कथन है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त और चाणक्य का वर्णन इसमें आया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, लालित्य मीमांसा और हिंदी साहित्य की भूमिका। बताइए। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले जो आपका आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका? वेरी इंपॉर्टेंटली आप यहां पर देखेंगे तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका आता है आपका ये 1940 में, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ में से आपका ऐतिहासिक ग्रंथ का जो स्वरूप है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये आ जाता है आपका 1952 में, 52 में, 1952 में आ जाएगा आपका। फिर हम देखें लालित्य मीमांसा, लालित्य मीमांसा आ जाएगा आपका 1962 में, 62 में। उसके बाद में मध्यकालीन जो बोध का स्वरूप है ये आपका 1970 में आ जाएगा, 1970 में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से आपको सुमेलित करना है। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर। किसमें कौन सी विषय वस्तु आई है? न्याय प्रियता, ऋण की समस्या, जाति भेद, राष्ट्रीय चेतना और अनमेल विवाह।
जनवरी 2017 में पूछा गया ये प्रश्न। प्रेमचंद जी की कहानियां किसकी विषय वस्तु क्या रही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसका स्वरूप जो है आपको कौन सा स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, पूस की रात में ऋण की समस्या है, ठीक है। और शतरंज के खिलाड़ी में जब आप देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलेगी। ठाकुर का कुआं में जाति भेद, ठीक है, कि वहां पे पानी नहीं पिए नहीं दिया जाता, इस तरह का स्वरूप। और पंच परमेश्वर में न्याय प्रियता, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये डबल बार बी लिखा हुआ ऑप्शन में। अगला प्रश्न, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। तो मणिकर्णिका आप यहां पर देखेंगे डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा का दूसरा भाग स्वरूप मुर्दहिया और मणिकर्णिका का स्वरूप आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। चंदायन, भंवर गीत, कृष्ण गीतावली और खालिक बारी। आदिकालीन भक्तिकालीन रचनाएं, नंददास, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, तुलसीदास और कृष्णदास। बताइए। वेरी गुड, गुड। तो यहाँ पर आप सभी आसानी से ये रचनाएं तो मिलान कर सकते हैं, आपको याद होनी चाहिए ये वाली तो टिप्स पे। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना, ठीक है। भंवर गीत नंददास की रचना, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना। 2 1 4 3, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके आश्रयदाता से मिलाना है। रीतिकालीन आपके ये कवि हैं और रीतिकाल में कौन किसके आश्रय में रहता था, क्योंकि उस समय पर दरबारी साहित्य रचा जाता था। तो कौन सा कवि जो है वो किसके आश्रय में रहता था? महाकवि देव, कुलपति मिश्र, मंडन, चिंतामणि। राम सिंह, मकरंद, जयसिंह, आजम सिंह और मयन सिंह। कौन सा रीतिकालीन कवि किसके आश्रय में रहता था? मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि क्या होगा। महाकवि देव, जिनको रसवादी आचार्य भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो थे ये आपके रहते थे आजम शाह, आजम शाह के दरबार में रहते थे महाकवि देव। वैसे तो और भी बहुत सारों के रहे, लेकिन इसमें आजम शाह से मिलान जो है वो इसका होगा। उसके बाद में कुलपति मिश्र राम सिंह के आश्रय में रहे, क्योंकि ये अपना आश्रयदाता जो है वो बार बार बदलते स्वरूप में आपके आते हैं। और मंडन जो है वो मयंद सिंह, चिंतामणि जो है वो मकरंद शाह, ठीक है। तो
आपका 4, 1, 2, 5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से आपको सुमेलित करना है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, पाई महावरी देन को, मन के मते न चलिए, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। कबीर, तुलसी, जायसी, सूर और बिहारी। तो यहां पर आप सभी देखेंगे इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सारी की सारी। और मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ठीक है, तो ये जायसी की आपकी जो पंक्तियां हैं उस स्वरूप में आए हैं। पद्मावत से ये पंक्ति आप सभी के समक्ष। और पाई महावरी देन को, तो बिहारी जी जो है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन जो है आकर के बैठती है, लेकिन उसके पैर पहले से इतने लाल है कि उसको ये भ्रांति हो जाती है कि ये आलता पहले से ही इन पैरों पर, ये महावर पहले से ही लगा, तो वो एड़ी मीड़ती जाती है। ठीक है, तो ये इसमें बिहारी जी ने भ्रांतिमान अलंकार का जो उदाहरण इसके अंतर्गत दिया है। और उसके बाद में है मन के मते मत चलिए। ठीक है, तो कबीर जी कह रहे हैं भाई मन के मानने पर, मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, ठीक है, जैसे जैसे सुरसा जो है वो अपना बदनु अर्थात बदन नहीं मुख बढ़ा रही थी, ठीक है, मुंह खोल रही थी, वैसे वैसे हनुमान जी जो है वो अपना कपि रूप दिखावा, ठीक है, वैसी वैसी वो अपना रूप जो है वो और छोटा कर लेते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? हम्म, तो अप्रवासी जीवन से आप देखेंगे कौन सा स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो लाल पसीना जो उपन्यास है आपका, ये अभिमन्यु अनंत जी का, अभिमन्यु अनंत जी का, और ये मॉरिशस की जो पृष्ठभूमि है, मॉरिशस की पृष्ठभूमि पर वहां के रह रहे भारतीयों के जीवन और उस स्वरूप को दिखाते हुए इन्होंने इस स्वरूप को लिखा है, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने भारतीय मजदूरों का जो चित्रण है वो भी इसके अंतर्गत जो है वो इन्होंने किया है। ठीक है, लाल पसीना के अंतर्गत। ठीक है, कि कैसे मानव अधिकार के रौंदने का, कुचलने का, उनके स्वरूप का ऐसा वर्णन इसमें मिलता है। तो लाल पसीना नाम ही एकदम इनका इसीलिए अलग रखा गया है। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र।
तो स्त्रीत्व का मानचित्र जो रचना है ये अनामिका जी की रचना है, उपन्यास के स्वरूप में आप सभी के समक्ष आती है, आधुनिक कालीन स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई रचना के स्वरूप में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आज के ये क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, और लास्ट सेशन में मैंने आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन जो है वो दिया था, और आप सबको कहती हूँ कि भाई होमवर्क क्वेश्चन का आंसर वीडियो समाप्ति के बाद में आप सभी कमेंट सेक्शन में करें, जिससे वेरी इंपॉर्टेंटली आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे याद रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज भाषा से संबंधित जो है एक प्रश्न आप सभी को देते हैं कि भाई कई बार जैसे अलग अलग भाषा के शब्द जो है वो पूछे जाते हैं, ये तुर्की है, ये पुर्तगाली है, ये किस तरह का है। ठीक है, तो बाल्टी, ठीक है, जो हम सभी रोजमर्रा के शब्दों में यूज करते हैं, बाल्टी शब्द किस भाषा का है? बाल्टी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शंस है आप सभी के लिए, सुन लीजिए, इसमें लिखूंगी नहीं, ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस आप सभी को देखने हैं। फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, पुर्तगाली का है, अंग्रेजी का है, कौन सा जो है वो इसमें आपको फिट बैठता है? इसका आंसर आप सभी को वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में देना है कि भाई ये तुर्की का है, फारसी का है, अरबी का है, पुर्तगाली का है, अंग्रेजी का है, किस भाषा का शब्द है बाल्टी, और इसका आंसर कीजिए। और हमारे साथ में हमारे सेशंस में बने रहिए। ये आप सभी के वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टाइमिंग नोट कर लीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंटली चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कंप्लीट रिविजन जो है आपके एग्जाम तक कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो हमारे साथ हमारे सेशंस में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।